हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा और उसमें एक टर्म हमारे पास आया दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया कि दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर में देखिए हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस T, ठीक है। और फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है और सेकंड मीडियम ग्लास है। तो हमने सपोज किया कि एयर से ग्लास इंटरफेस पे एक रे स्ट्राइक कर रही है और यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा नॉर्मल है, n1 कर लेते हैं। ये रे है A और B, ये पॉइंट B हो गया। तो हमें ये पता है कि जब एयर टू ग्लास या रेयर टू डेंसर अगर कोई लाइट पे पास करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसका मतलब ये बेंडिंग हो गई इसकी। ये एंगल हमारे पास हो गया एंगल R और ये एंगल हो गया एंगल I, ठीक है। इसके बाद ये एक और इंटरफेस मिला यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज N2 और ये लाइट पे क्या होगी, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब हमें ये जो रे मिली इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे और ये हमारी है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को जब हम एक्सटेंड करते हैं, ये हमने एक्सटेंड किया और हमने ये देखा कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये वर्चुअल क्रॉस सेक्शन है, इसके डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस पे, दिस वन इज परपेंडिकुलर और इस पॉइंट का नाम हमने ले लिया C, ये पॉइंट हो गया हमारा D, ठीक है। और इसको हमने X शो किया और ये X हमारा क्या है, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो रे थी इसको ऐसे जाना था लेकिन ये इधर डेविएट हो गई। तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एस एंगल ऑफ डेविएशन। और यहां से हमें पता चल रहा है डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R, क्योंकि ये जो I है ये रे यहां जा रही है तो ये I और ये टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब R प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू I। तो R इधर आ जाएगा, R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I। तो डेल्टा को लिखते हैं I माइनस R, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इस पॉइंट का नाम हमारा C हो गया, इस ये D हो गया, इसको हम कर ले रहे हैं E, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट D है, E इसको कर लेते हैं F, ये पॉइंट। तो हम सबसे पहले देखिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, दैट ट्रायंगल इज BFC। तो यहां पे हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल BFC। देखिए BFC में ये डेल्टा हमें दिया हुआ है, ठीक है, और X हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों में रेशियो लेते हैं हम। तो ये हमारा क्या हो गया, इस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्रॉस हो जाएगा BC। इसका मतलब हो गया x अपॉन BC
x अपॉन BC दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा। ठीक है, या इसी को मिल सकते हैं x इज इक्वल टू BC साइन डेल्टा, और इसको कर ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, अगर हमें BC की वैल्यू पता चल जाए तो हम x निकाल सकते हैं। तो BC निकालने के लिए हमें एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल BEC, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको ले लेते हैं इन ट्राइंगल BEC। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है BC, और वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और हमें BE, ये थिकनेस के बराबर हो जाएगा, T के बराबर। इसका मतलब T दिया हुआ है, बेस हमें दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास फॉर्मूला होता है cos। तो यहां पे हो जाएगा T अपॉन BC, T अपॉन BC दैट इज इक्वल टू cos R। और यहां से अगर BC की हम वैल्यू निकालते हैं तो BC की वैल्यू हो जाएगी T अपॉन cos R। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू BC, और BC की वैल्यू है T अपॉन cos R। अब यहां पे क्या बचा? साइन डेल्टा। तो इस इक्वेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर हम चाहें तो यहां पे डेल्टा की वैल्यू जो हमने आई और आर के टर्म्स में निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया x इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, अब देखिए, इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या है, ये हमारा जो साइन i माइनस आर है, इसकी आइडेंटिटी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। साइन a माइनस b दैट इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा t अपॉन cos r, और ये हो जाएगा साइन i cos r माइनस cos i sin r। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस cos को ब्रैकेट के अंदर कर दे रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा t, और ये देखिए, ये cos r कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचा sin i माइनस, यहां पे हमारे पास बच रहा है cos i sin r अपॉन cos r। ये वैल्यू हमारे पास बच गई। ठीक है, अब हम यहां चाहते हैं कि इसको म्यू के टर्म्स में लिखें। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये होता है साइन i अपॉन साइन r दैट इज इक्वल टू म्यू। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन r के टर्म्स में, साइन r इज इक्वल टू साइन i अपॉन म्यू। ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन r की। अब देखिए, यहां से हम चाहते हैं कि cos r की वैल्यू भी ले आए हम। तो हमारे पास क्या होता है, cos इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे साइन r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos r इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर। या इसे को अगर हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर, और ये म्यू स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू, या ऐसे लिख सकते हैं
म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये वैल्यू आ गई cos r। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला ये था, ये जो फॉर्मूला हम निकाले थे इसको इक्वेशन हम क्या कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर ले रहे हैं। तो 3 में ये sin r और cos r की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ sin r एंड cos r इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू t, हमारे पास है t, यहां पे हो गया sin i एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, sin i माइनस यहां पे cos i है एज इट इज रहेगा cos i। अब देखिए sin r की वैल्यू हमारे पास क्या है, sin r की वैल्यू हमारे पास है sin i अपॉन म्यू, तो यहां हो जाएगा sin i अपॉन म्यू, और नीचे है हमारे पास cos r, तो cos r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर i अंडर रूट में अपॉन म्यू, ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, sin i यहां से कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t sin i, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos i अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर i। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, इस रिजल्ट पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इस रिजल्ट से लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कुछ चीजें बता सकते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, x इंक्रीजेस एज t इंक्रीजेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब थिकनेस अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। दूसरा देखिए sin i के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब i के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x हमारा क्या करेगा, दिस इंक्रीजेस एज एंगल i इंक्रीजेस। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, x इंक्रीज करेगा जब म्यू हमारा इंक्रीज करेगा, जब म्यू इंक्रीज करेगा तो ये सारी चीजें हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, इसका मतलब x इंक्रीजेस एज म्यू इंक्रीजेस। इन सारे फैक्टर्स पे हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, और हमारा डेविएशन पे ही कितना x की वैल्यू आएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम यहाँ पे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला, ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या चीजें, कौन कौन सी क्वांटिटी, कौन कौन से एंगल्स दिए हुए हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने में।